हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? कैसे हो आप सभी बच्चे? तो भाई नीट का एग्जाम पास में आ रहा है और इस टाइम पर हो सकता है कि आप लोगों को एकदम से डर लगने लगा हो। यार इतना सब कुछ मैंने पढ़ लिया, अब तो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। तो एट द एंड आप सारी की सारी चीज़ों को, खासकर इंपॉर्टेंट चीज़ों को दिमाग में बहुत अच्छे से याद रख सको, इसके अंदर मैं आप लोगों की थोड़ी सी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी सीरीज में मैं हर चैप्टर को, मेरे साथ साथ आप अगर ट्राई करोगे तो 15 से 20 मिनट में मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। और अगर आप उसको मल्टीपल टाइम्स देख लोगे तो फिर आप लोगों को वो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत अच्छे से याद भी रह जाएगी, राइट? तो आज हम बात करेंगे कंप्लीट ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड वेव्स, और मात्र 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट्स के अंदर हम लोग इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो है उनको समझने की कोशिश करेंगे, राइट? तो शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाओ ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर पाए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। क्यों? क्योंकि अगले सेशन के लिए हम लोग इस चैनल के ऊपर सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, फिजिक्स के साथ साथ बाकी जो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी फैकल्टीज को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर हमारे इस चैनल के साथ में, अगर आप जुड़े रहते हैं तो, राइट? तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ऑलरेडी हमारी फैमिली का हिस्सा हो तो इस परिवार को और बढ़ाना है हमें, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक लाइक और शेयर करके आप इन वीडियोस को पहुंचा सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि यहां पर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब भी आप किसी मेटल के ऊपर लाइट यानी कि रेडिएशन की फॉर्मेट में एनर्जी इंसिडेंट करवाते हो तो उस मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस एनर्जी को, रेडिएशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करके बाहर आ जाते हैं। बाहर आते हैं तो इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में उनको कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ जाती है जिसको कहा जाता है वर्क फंक्शन। तो अगर रेडिएशन से वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी मिल रही है तो इलेक्ट्रॉन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे और मेटल की सरफेस से बाहर आ जाएंगे। फिर बाहर आप उनको प्रॉपरली एक सर्किट के अंदर गाइड कर सकते हो और एक करंट आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो करंट आपको सर्किट के अंदर फ्लो होती हुई नजर आती है दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और साथ ही साथ में यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स को मिनिमम एनर्जी खर्च करनी पड़ती है मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए वो कहलाती है वर्क फंक्शन। तो सर यहां तो हिसाब किताब बहुत सीधा सा बैठ रहा है कि जो रेडिएशन हम इंसिडेंट करवा रहे हैं उसकी एनर्जी, अब उसकी एनर्जी का मतलब क्या हो गया? आप तो लगातार रेडिएशन इंसिडेंट करवाते जाओ, आप बहुत सारी एनर्जी दे सकते हो मेटल सरफेस को। नहीं, यहीं पर ये जो डुअल नेचर है ये नाम आपको समझ में आएगा कि यहां पर जो रेडिएशन आप इंसिडेंट करवा रहे हो वो वेव की तरह बिहेव नहीं करती, क्योंकि वेव तो मेटल सरफेस को और मेटल सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको कंटिन्यूअसली एनर्जी दे सकती है और अल्टीमेटली आपका इलेक्ट्रॉन बाहर आ ही जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। आप देखते हो कि इस प्रोसेस के अंदर रेडिएशन बिहेव करती है पार्टिकल की तरह। ऐसा लगता है कि जो रेडिएशन आप इंसिडेंट करवा रहे हो, लाल कलर की लाइट, पीले कलर की लाइट, बैंगनी कलर की लाइट, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है और हर पार्टिकल की एनर्जी फिक्स है। इनको कहा जाता है फोटोन। तो इन फोटोन्स की एनर्जी जो है उसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है एच प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय न्यू देयर फ्रीक्वेंसी, या फिर एच सी अपॉन लेमडा भी आप लिख सकते हो। ये इनकी एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो एक सीधा सीधा हिसाब किताब ये बैठ रहा है कि सर अगर जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा और मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा। और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन के पास में, जो इलेक्ट्रॉन को जो वर्क फंक्शन रिक्वायर्ड है, अगर फोटोन की एनर्जी उससे कम हुई तो फिर इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को रिजेक्ट कर देगा और कभी भी मेटल सरफेस से बाहर नहीं आ पाएगा। तो ये पूरी की पूरी चीज जो है ये हमारे इस चैप्टर का मेन बेस है। तो इसके ऊपर बेस्ड कुछ इक्वेशंस है जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि सर एक तरफ हमारे पास में फोटोन है
तो फोटोन की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ तभी एब्जॉर्ब कर सकता है जब फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इतनी एनर्जी के साथ में इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल सकता है। तो उसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी है वो इन दोनों एनर्जीज के डिफरेंस के इक्वल होगी। सीधा सीधा हिसाब किताब है। अच्छा सर, हमें कैसे पता कि इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी के साथ में बाहर निकला है? तो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हम अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं जिसको बोला जाता है स्टॉपिंग वोल्टेज। तो जिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज के ऊपर को स्टॉपिंग वोल्टेज बोला जाता है, मतलब E मल्टीप्लाइड बाय V स्टॉपिंग जो हो जाएगी वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो सारी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल में। और अल्टीमेटली आपने उसको कैथोड से एनोड तक जाने से रोक लिया और सर्किट आपका इनकम्प्लीट हो गया। तो ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इसको आप E टाइम्स V स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख सकते हो। ये पूरी इसमें कन्वर्ट हो गई और ये खुद किसकी इक्वल हुआ करती थी? इन दोनों एनर्जीज के डिफरेंस की इक्वल हुआ करती थी। दैट्स इट। आप देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे ना इस चैप्टर के, वो इसी इक्वेशन के ऊपर बेस्ड होंगे। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, राइट। साथ ही साथ में आप लोगों को ये भी ध्यान में रख लेना है कि जो फोटोन की एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिखोगे तो एच न्यू, और अगर वेवलेंथ की टर्म्स में लिखोगे तो एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आपको एच और सी की वैल्यू नहीं रखनी, आप डायरेक्ट याद रख सकते हो 1240 नैनोमीटर मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो डायरेक्ट अगर आप लैम्डा को नैनोमीटर में रखोगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो 12400 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो अगर आपको लैम्डा एंगस्ट्रॉम के अंदर दिया हुआ है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर, ठीक। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अच्छा, जो वर्क फंक्शन है ये किसी पर्टिकुलर मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है और इससे आप डायरेक्टली ये पता लगा सकते हो कि कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी का हमें रेडिएशन या फोटोन रिक्वायर्ड होगा। दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय एच। तो वर्क फंक्शन को नॉर्मली फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आपकी जो थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो हो जाएगी वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय एच। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमें रिक्वायर्ड होती है। और वेवलेंथ की टर्म्स में बात करोगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ, कि सर उससे ज्यादा वेवलेंथ हो नहीं सकती, तो वर्क फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट को आप लिख सकते हो वर्क फंक्शन फाई, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एच सी डिवाइडेड बाय फाई। इस तरीके से आप मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगी आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और ये हो जाएगी मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है भाई, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये आपके मेन फॉर्मूले यहां पर आ चुके हैं आपके सामने, ठीक है ना। एक और चीज आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है, आप लोगों को ना पावर ऑफ सोर्स दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि बताओ कितने नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम या पर सेकंड उससे एमिट हो रहे होंगे, राइट। तो अगर आपको कई बार नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक है, पर सेकंड कितने एमिट हो रहे हैं, ये अगर कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाए तो स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि सर जो सोर्स की पावर है, ठीक है, तो पावर ऑफ सोर्स जो है, पावर का मतलब खुद क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो टाइम तो हम लोगों ने 1 सेकेंड ले लिया, तो एनर्जी ही पावर की इक्वल हो गई। अच्छा, कितने फोटोन निकल रहे हैं? तो सर एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? एक फोटोन की एनर्जी होती है, अगर आप फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिखोगे तो एच न्यू, इतने नंबर ऑफ फोटोन्स निकलेंगे, आप ऐसे निकाल सकते हो। और अगर आप लैम्डा की टर्म्स में लिखोगे तो ये हो जाएगा पावर डिवाइडेड बाय एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा चला जाएगा ऊपर। तो ऐसे आप इस फॉर्मूले को यूज करके डायरेक्टली ये निकाल सकते हो कि कितने नंबर ऑफ फोटोन्स किसी पर्टिकुलर सोर्स से पर सेकंड एमिट हो रहे होंगे। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। दिस इज इट। अगर आप न्यूमेरिकल एस्पेक्ट की बात करते हो ना, दिस इज योर एंटायर चैप्टर। मैंने तो फिर भी बोला था 15 मिनट में कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन अगर आपने ये अच्छे से सीख लिया ना तो अभी मुझे 9 मिनट हुए हैं, 9 मिनट के अंदर आपका एक बार के लिए चैप्टर कंप्लीट है। लेकिन कुछ और चीजें हैं यहाँ पर जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्या क्या ध्यान में रखना है? जैसे एक बार तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। वैसे लाइट बहुत ज्यादा है, मैं इसको थोड़ा ठीक करवाऊंगा। मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है हमारी फ्रीक्वेंसी, इज इंसिडेंट ऑन फोटो सेंसिटिव मटेरियल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा एब्जॉर्ब करके, राइट। नाउ इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड, अब आपने फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, इंटेंसिटी इज डबल्ड, तो बताओ द फोटो करंट विल बिकम, कितना हो जाएगा आपका फोटो करंट। तो यहां पे ना जल्दीबाजी मत करना, अभी मैं आपको बताऊंगा फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क पड़ता है, इंटेंसिटी का क्या फर्क पड़ता है, बट इतना तो आपको पता पड़ गया ना कि फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। तो पहले केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले केस में तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1.5 टाइम्स है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, इसका मतलब हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहां पर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब दूसरे केस में क्या हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले वाली फ्रीक्वेंसी का हाफ हो गई, मतलब 0.75 टाइम्स वी नॉट हो गई, 0.75 इज लेस देन 1। इसका मतलब अब हमारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, और जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होती है तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता ही नहीं है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, इसके अंदर बच्चे कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे गलती कर जाएंगे, बल्कि सिंपल सा क्वेश्चन था और ये कई बार पूछा जा चुका है ना, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब चलो बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड्स आपको गिवन है, तो मैक्सिमम स्पीड मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक तरीके से ना। तो व्हेन फोटॉन्स हैविंग वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा बाय 2 इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। अब देखो हमें क्या कर रखा है, दो केसेस दे रखे हैं। तो पहले केस की जो काइनेटिक एनर्जी उसको हाफ एम वी वन स्क्वायर लिखा जा सकता है, और लैम्डा की टर्म्स में फोटोन की एनर्जी हो जाएगी एच सी अपॉन लैम्डा, और जो वर्क फंक्शन है वो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, एच सी को आप कॉमन ले सकते हो। सिमिलरली केस 2 के अंदर जो एनर्जी है हाफ एम वी टू स्क्वायर हो जाएगी, एच सी बाहर आ गया 1 अपॉन, अब की बार वेवलेंथ कितनी है लैम्डा बाय 2 माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, तो ये 2 चला गया ऊपर। अब आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है। क्यों करना है, क्योंकि सर हमें v1 डिवाइडेड बाय v2 दे रखा है, कितना दे रखा है 1/2, तो 1/2 रखोगे स्क्वायर होके 1/4 हो जाएगा, और बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको ले आओ इधर तो 2 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट, और इसको ले जाओ उधर तो 4 अपॉन लेमडा माइनस 4 अपॉन लेमडा नॉट। फिर वेरिएबल्स को सेपरेट कर लो, तो लेमडा नॉट वाली चीजों को इधर ले आओ, तो 4 अपॉन लेमडा नॉट पॉजिटिव हो गया माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट, और इधर 4 अपॉन लेमडा था, इसको आप उधर ले गए तो 2 अपॉन लेमडा, 4 में से 1 चले गए तो 3 अपॉन लेमडा नॉट, 4 में से 2 चले गए तो 2 अपॉन लेमडा। तो लेमडा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, या लेमडा आपसे पूछा गया है फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो लेमडा नॉट जो है हो जाएगा आपका, इसको उधर ले जाओ तो 3 टाइम्स लेमडा डिवाइडेड बाय 2, ये आपका प्रॉपर आंसर आपको आते हुए नजर आएगा। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, कई बार पूछे जा चुके हैं, राइट। अब इंडिविजुअली आपको एक ग्राफ भी ध्यान रखना है कि जो फोटो करंट है, ठीक है, कि आपने लाइट डाली, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, पूरा सर्किट बन गया, करंट फ्लो होने लगी, और ये जो करंट है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, अच्छा वोल्टेज का मतलब क्या हो गया कि आपने कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है और एनोड को आपने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है। तो कैथोड मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, उसको अगर आप और ज्यादा नेगेटिव बनाते जाओगे और ज्यादा नेगेटिव, और एनोड को और ज्यादा पॉजिटिव बनाते जाओगे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब करंट में आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन एक हद तक। भाई अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकल रहे हैं वो एनोड तक पहुंचने लग गए तो फिर करंट सैचुरेट हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज सैचुरेशन फोटो करंट, ठीक है, या सैचुरेटेड फोटो करंट कहलाता है। अच्छा सर अगर हम उल्टा कर दे, तो अगर मान लो हम कैथोड को बना दें पॉजिटिव और एनोड को बना दें नेगेटिव, तब क्या होगा सर, तो अब की बार जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है कैथोड से, उसको कैथोड ही वापस से अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब अब की बार आप उसको सपोर्ट करने की बजाय रोक रहे हो। तो आप देखोगे कि करंट जो बह रही थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, और एक पर्टिकुलर वोल्टेज ऐसा होगा जिसको अपन स्टॉपिंग वोल्टेज कहते हैं, हिंदी में जिसको निरोधी विभव कहा जाता है। इस पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं वो सारे के सारे एनोड तक पहुंचने से पहले ही रुक जाएंगे, उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो ई टाइम्स वी स्टॉपिंग के इक्वल हो जाएगी।
और उस कंडीशन में आपको जीरो करंट फ्लो होते हुए नजर आएगी, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक पहुंच ही नहीं पा रहा। तो दिस इज योर स्टैंडर्ड ग्राफ। अब इस ग्राफ में आप ये देखोगे कि सर अगर हम जो सोर्स है उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दें तो क्या होगा। तो ध्यान रखना बेटा, इंटेंसिटी बढ़ाने पर, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे आप क्या नोटिस कर रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी जो सैचुरेटेड फोटो करंट है वो बढ़ रही है। क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट हो रहे हैं सोर्स से। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड एमिट होंगे उतने ज्यादा फोटोन्स एब्जॉर्ब होंगे, यानी कि उतनी ही ज्यादा करंट आपको फ्लो होते हुए नजर आएगी। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ती, सिर्फ और सिर्फ फोटोन का नंबर बढ़ जाता है। फोटोन का नंबर बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया, इसका मतलब करंट बढ़ गई। तो करंट तो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आ रहा है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अनअफेक्टेड बाय द चेंजेस इन इंटेंसिटी। ध्यान रखना है, इंडिविजुअली आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो फोटो करंट और इंटेंसिटी ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आएंगी। ग्राफ सेंटर से स्टार्ट होगा, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होगा और स्ट्रेट लाइन इस तरीके का ग्राफ आपको नजर आएगा। वहीं पर कि सर अगर हम सोर्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दें तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से जो सैचुरेशन करंट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से फोटोन की एनर्जी बढ़ गई। अब हर फोटोन की एनर्जी ज्यादा हो गई, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है उसको ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने को मिल रही है, तो वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ में बाहर निकलेगा। तो उसको रोकने के लिए हमें ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता चला जा रहा है। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ की शुरुआत कहां से होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। फिर इससे ज्यादा आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता चला जाए। में एक खास बात और है कि आप अलग अलग मेटल्स के लिए ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो जो स्लोप होगी ग्राफ की वो एग्जैक्टली सेम होगी, किसके इक्वल हो जाएगी, h डिवाइडेड बाय ई। तो हमारी जो इक्वेशन है वहां से भी ये चीज वेरीफाई होती है और इसी के लिए फिर आइंस्टीन को नोबेल प्राइज भी मिला था, राइट। तो ये ग्राफ जो है सारे के सारे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि इनके ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए, राइट। लास्ट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि भाई जब आपने रेडिएशन को पार्टिकल मान लिया तो उल्टा भी कर लो, आप आज तक जिनको पार्टिकल मानते आए थे उनको रेडिएशन मान लो, ठीक है। तो उन्होंने अपना हाइपोथेसिस दिया कि कोई भी पार्टिकल जिसका मास m है, जिसकी स्पीड v है और जिसका मोमेंटम p इज इक्वल टू mv है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी एक वेव नेचर ऑब्जर्व किया जा सकता है। और उस वेव नेचर की जो वेवलेंथ है वो हो जाएगी प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम, प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय mv। और मोमेंटम को अगर आप एनर्जी की टर्म्स में लिखोगे तो प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m इनटू एनर्जी। अब अगर पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है तो उसको पक्का आपने एनर्जी कैसे दी होगी, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की मदद से। तो आप ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी जगह चार्ज मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और अगर आपका पार्टिकल न्यूट्रल है तो फिर पक्का उसको एनर्जी दी है आपने थर्मल एनर्जी की मदद से। तो आप एनर्जी की जगह रख सकते हो 3/2 kT, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3m kT बच जाएगा। तो आपको तो मेन मेन वजह फॉर्मूला और इनकी डिपेंडेंस ध्यान रखनी है कि किन किन क्वांटिटीज पर किस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कैसे डिपेंड कर रहे हैं, दैट्स इट। जैसे ये जो सवाल है बहुत ही ज्यादा टिपिकल है, कई बार पूछा जा चुका है। अगेन आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। एक अल्फा पार्टिकल के बारे में और एक प्रोटॉन के बारे में बात हो रही है। फायर्ड थ्रू द सेम मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू दियर वेक्टर्स, ठीक है ना। The alpha particle and the proton move such that radius of curvature of their path is same, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो दोनों की सेम है। तो हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी कोई पार्टिकल एंटर करता है तो उसकी जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, तो रेडियस हो जाती है mv डिवाइडेड बाय qb। mv का मतलब क्या हो गया, मोमेंटम डिवाइडेड बाय q इंटू b। तो अगर आप अल्फा पार्टिकल की बात करोगे तो रेडियस हो जाएगी मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल
चार्ज हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है। और प्रोटोन के लिए बात करोगे तो मोमेंटम ऑफ प्रोटोन, चार्ज हो गया ई, बी सेम है, तो ये सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। तो पहले तो मोमेंटम का रेशियो आ गया हमारे पास में, और अगर एक बार मोमेंटम का रेशियो आ गया तो फिर हम लोग जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है उनका रेशियो भी निकाल सकते हैं। मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आपने देखा ये जो मोमेंटम है उल्टा हो जाएगा, एल्फा के लिए यहाँ पर प्रोटोन का मोमेंटम आ जाएगा, प्रोटोन के लिए एल्फा का आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा आपका 1/2। यही आप लोगों से क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन नहीं पढ़ने को दिखाई दे रहा होगा, कैमरा की सेटिंग मुझे चेंज करनी है, बट एक बार मैंने इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझा, ठीक है ना। ऐसे तमाम क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। तो दिस इज इट। अगर आप रिवाइज करना चाहते हो, याद करना चाहते हो, तो जो पिछले 15-20 मिनट के अंदर मैंने आपको अच्छे से टू द पॉइंट चीजें बताई है, उनको आप बार बार देख लो, आपको चीजें याद हो जाएगी। बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन भी उसी के ऊपर बेस्ड पूछ लिया जाए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट ऐसे ही किसी सेशन के अंदर। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।